श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। स्वामी प्रभुपाद का मिशन भागवत संदेश को सब तक पहुंचाना। भगवान चैतन्य ने कहा कि विश्व स्तर पर हर शहर और गांव में सभी संकीर्तन आंदोलन का संदेश जानेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया भर के हर गांव और कस्बे में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो इस संदेश का इंतजार कर रहे हैं। प्रभुपाद उन सभी तक पहुंचना चाहते थे। अपने प्रचार के तरीके को बढ़ाने का एक तरीका भारत के बाहर अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड की प्रतियां भेजना था। उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी मात्रा में दान लाना, अधिक छपाई करना और 50 से ज़्यादा देशों में बैक टू गॉडहेड भेजना था। लेकिन उन्हें न तो दान मिला, न ही दानकर्ता मिले और बैक टू गॉडहेड की योजनाएं कभी साकार नहीं हुई। अक्टूबर 1959 में उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार लेख मिला था। 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को एंटी प्रोटीन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेख में लिखा था, नए सिद्धांत की एक मौलिक धारणा के अनुसार कोई दूसरी दुनिया या एंटी मैटर से बनी एंटी वर्ल्ड हो सकती है। दूसरी दुनिया ने भक्ति वेदांत स्वामी को भगवद गीता में वर्णित शाश्वत आध्यात्मिक दुनिया की याद दिला दी। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वैज्ञानिक शाश्वत या आध्यात्मिक के अर्थ में एंटी मटेरियल की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक सोच वाले लोगों की रुचि को आकर्षित करने के लिए उनके वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग करने के बारे में सोचा। उन्होंने भगवद गीता के आस्तिक विज्ञान को एंटी मटेरियल कण और एंटी मटेरियल दुनिया के संदर्भ में प्रस्तुत करने वाले एक निबंध की कल्पना की। अंतरिक्ष यात्रा में वर्तमान रुचि का फायदा उठाते हुए भक्ति वेदांत स्वामी ने बताया कि कैसे भक्ति योग द्वारा आत्मा अंतरिक्ष के सबसे दूर के क्षेत्रों से आध्यात्मिक दुनिया के शाश्वत ग्रहों तक की यात्रा कर सकती है, जहां जीवन आनंदमय और ज्ञान से भरा है। इस बात से आश्वस्त होकर कि इस तरह के निबंध में शिक्षित अंग्रेजी बोलने वाले पाठकों की रुचि जगाने की बहुत संभावना है, भक्ति वेदांत स्वामी ने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स को पेपरबैक पुस्तक के रूप में छापने के लिए पर्याप्त धन जुटाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने आखिरकार 1960 की शरद ऋतु में ऐसा किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर N.K. सिद्धांत ने एक प्रस्तावना लिखी थी और कई भारतीय वैज्ञानिकों और विद्वानों ने समीक्षा में योगदान दिया, जिसमें पुस्तक की वैज्ञानिक से आध्यात्मिक दृष्टि और गति के यांत्रिक त्वरण से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रयास और आध्यात्मिक मुक्ति के माध्यम से अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ने की विधि पर ध्यान दिया गया। यह केवल 38 पृष्ठों का था, लेकिन यह एक पृष्ठ के मुड़े हुए समाचार पत्र बैक टू गॉडहेड के अलावा उनका पहला प्रकाशन था। उन्होंने इस छोटी सी पुस्तक को प्रभावी ढंग से वितरित करने का प्रयास किया। जनवरी 1961 में भक्ति वेदांत स्वामी के दिल्ली के एक परिचित ने उन्हें टोक्यो में होने वाले मानव आत्मा के संवर्धन के लिए कांग्रेस के सम्मेलन की घोषणा दिखाई। इस सम्मेलन का विषय था मानव आत्मा के संवर्धन के माध्यम से विश्व शांति। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था। जैसे ही भक्ति वेदांत स्वामी ने इसे देखा, वे जाने के लिए इच्छुक हो गए। भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रायोजकों, सांस्कृतिक सद्भाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन को लिखा और एक भाषण का प्रस्ताव रखा। मानव आत्मा का संवर्धन कैसे किया जाना चाहिए। फाउंडेशन के महासचिव श्री तोशिहीरो नाकानो ने एक आधिकारिक प्रमाण पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि भक्ति वेदांत स्वामी उनके सम्मेलन में एक वास्तविक आगंतुक थे, जिसका जापान में खर्च वहन किया जाएगा। भक्ति वेदांत स्वामी और जापान में प्रायोजकों के बीच सब कुछ सुचारू रूप से चला। समस्या थी यात्रा का किराया जुटाने की। उन्होंने संभावित स्रोतों से संपर्क किया। केंद्र सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालयों को लिखा। उन्होंने उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को लिखा, जिनके साथ वे भाषण देने के लिए परिचित थे, किंतु कोई पैसा नहीं आया। अंततः व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद उन्हें डॉक्टर राधाकृष्णन से स्पष्ट रूप से अस्वीकृति मिली। भारत में संभावित दानदाताओं के सभी उत्तर नकारात्मक थे। भक्ति वेदांत स्वामी निराश होकर श्री नाकानो के पास गए और उनसे आर्थिक मदद मांगी,
लेकिन श्री नाकानो मदद नहीं कर सके और भक्ति वेदांत स्वामी का प्रयास केवल एक सपने में ही समाप्त हो गया। इन सभी असफलताओं और निराशाओं के साथ वे लगातार श्रीमद् भागवतम लिखते और प्रकाशित करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने दान के लिए कई व्यापारिक दिग्गजों और धनी लोगों से संपर्क किया और श्री पोद्दार, श्रीमती मोरारजी जैसे लोगों द्वारा दिए गए दान से वे श्रीमद् भागवतम के 3 खंड प्रकाशित कर पाए। जनवरी 1964 में भक्ति वेदांत स्वामी को भारतीय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन से साक्षात्कार का अवसर मिला। यद्यपि वे एक मुसलमान थे, उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवतम की सराहना की। जब डॉक्टर हुसैन ने राष्ट्रपति भवन में लेखक का गर्मजोशी से स्वागत किया तो भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवान के प्रेम के लिए श्रीमद् भागवतम के महत्व के बारे में चर्चा की। लेकिन डॉक्टर हुसैन जानना चाहते थे कि भगवान का प्रेम मानवता की किस प्रकार से सहायता कर सकता है। शासक द्वारा साधु से पूछे गए प्रश्न में दार्शनिक निहितार्थ थे, लेकिन उपराष्ट्रपति की बैठकों की व्यस्तता ने भक्ति वेदांत स्वामी को पूरी तरह से उत्तर देने की अनुमति नहीं दी। उपराष्ट्रपति के लिए यह साक्षात्कार भारत की हिंदू सांस्कृतिक विरासत की ओर से स्वामी के काम के लिए उनकी सराहना का एक संकेत था और भक्ति वेदांत स्वामी ने विनम्रता पूर्वक अनुष्ठान स्वीकार कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने डॉक्टर हुसैन को एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसका उत्तर देने का समय उन्हें अपनी संक्षिप्त बैठक के दौरान नहीं मिला था। जून 1964 में भक्ति वेदांत स्वामी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री को श्रीमद् भागवतम के प्रथम भाग की एक प्रति भेंट की। अगले दिन भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री शास्त्री को पत्र लिखा। उन्हें जल्द ही प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तर प्राप्त हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारतीय संस्थाओं के लिए पुस्तकें खरीदने का अनुरोध किया और शिक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि वे प्रथम भाग की तरह ही द्वितीय भाग की 50 प्रतियां भी लेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी के 69वें जन्मदिन के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ दास ने स्वामी महाराज से लखनऊ में अपने निवास पर आने का अनुरोध किया। यह एक विशेष अवसर था और राज्यपाल ने कई साधुओं को आमंत्रित किया था और कीर्तन कार्यक्रम की योजना बनाई थी। इस तरह भारत में विद्वानों की दुनिया में प्रभुपाद का सम्मान बढ़ रहा था, लेकिन उनकी दृष्टि पश्चिम पर टिकी थी। प्रभुपाद 69 वर्ष के हो चुके थे और अब उन्हें जल्द ही जाना था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा सबसे पहले कोलकाता में उनसे पश्चिम में कृष्ण चेतना का प्रचार करने का अनुग्रह किए हुए 40 से अधिक वर्ष बीत चुके थे। वे पहले श्रीमद् भागवतम के कुछ खंड प्रकाशित कर अपने साथ ले जाना चाहते थे। ऐसा करना जरूरी लग रहा था अगर उन्हें कुछ ठोस करना था। अब जब 3 खंड हाथ में थे तो उन्हें लगा कि वे आखिरकार तैयार हो गए हैं। फिर भक्ति वेदांत स्वामी की मुलाकात मथुरा के एक व्यापारी श्री अग्रवाल से हुई। बातचीत के दौरान, जैसा कि वे लगभग सभी से कहते थे, उन्होंने श्री अग्रवाल से पश्चिम जाने की अपनी इच्छा का उल्लेख किया। हालांकि श्री अग्रवाल ने भक्ति वेदांत स्वामी को केवल कुछ ही मिनटों के लिए जाना था, उन्होंने अमेरिका में उनके लिए एक प्रायोजक खोजने की कोशिश करने का प्रस्ताव दिया। बटलर, पेंसिल्वेनिया के श्री गोपाल अग्रवाल ने एक घोषणा पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि वे अमेरिका में रहने के दौरान भक्ति वेदांत स्वामी का खर्च उठाएंगे। फिर भक्ति वेदांत स्वामी को पासपोर्ट, वीज़ा, पी फॉर्म और यात्रा किराया प्राप्त करना था। पासपोर्ट प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं था। अपने पासपोर्ट और प्रायोजन के कागजात के साथ भक्ति वेदांत स्वामी बॉम्बे गए और यात्रा किराए के लिए श्रीमती सुमति मोरारजी से संपर्क किया। श्रीमती मोरारजी ने अपने सचिव के माध्यम से अस्वीकृति दे दी। उन्हें लगा कि स्वामी जी संयुक्त राज्य अमेरिका जाने और कुछ भी करने की उम्मीद करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। वह चाहती थी कि वे भारत में रहे और श्रीमद् भागवतम को पूरा करें। भक्ति वेदांत स्वामी ने एक व्यक्तिगत साक्षात्कार की मांग की और एक भूरे बालों वाले दृढ़ निश्चयी भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना जोरदार अनुरोध प्रस्तुत किया, कृपया मुझे एक टिकट दें। फिर मोरारजी ने कहा, ठीक है, अपना पी फॉर्म प्राप्त करें और मैं आपको हमारे जहाज से भेजने की व्यवस्था करूंगी। लेकिन तब उन्हें बाहर जाने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हुई।
चूंकि उन्हें बॉम्बे में सरकारी अनुमतियों की आवश्यकता थी और चूंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए श्रीमती मोरारजी ने उन्हें सिंधिया कॉलोनी में रहने की अनुमति दी, जो कि सिंधिया कंपनी के एक कर्मचारियों के लिए अपार्टमेंट का एक परिसर था। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे जहां सिर्फ उनका ट्रंक और टाइपराइटर था। स्थानीय सिंधिया कर्मचारी उनके काम में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने सुना कि वह अपनी किताबों की सैकड़ों प्रतियां अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वह सिंधिया कॉलोनी में एक मशहूर हस्ती बन गए। हर दिन वह जल्दी से जल्दी अपना वीज़ा और पी फार्म पाने की कोशिश में निकल जाते, अपनी किताबें बेचते और भविष्य के लिए श्रीमद् भागवतम के प्रकाशन के लिए संपर्क और समर्थक ढूंढते। वह कॉलोनी से अंधेरी स्टेशन तक 2 किलोमीटर पैदल चलते थे। बस नहीं लेते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अगर कॉलोनी के लोग कुछ रुपए देते तो वह कहते, ठीक है, इससे मदद मिलेगी। भक्तिवेदांत स्वामी ने मेरा मिशन शीर्षक से एक पृष्ठ छपवाया था और वे श्रीमद् भागवतम के लिए आगे के वित्त पोषण के प्रयासों में इसे प्रभावशाली व्यक्तियों को दिखाते थे। छपे हुए कथन में प्रस्तावित किया गया था कि आधुनिक भौतिकवादी समाज की बुराइयों के लिए ईश्वर चेतना ही एकमात्र उपाय है। वैज्ञानिक प्रगति और भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद दुनिया में शांति नहीं थी, इसीलिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम भारत की महिमा को पूरी दुनिया में फैलाया जाना चाहिए। भक्तिवेदांत ने पी फार्म की मंजूरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई मंजूरी नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने भक्तिवेदांत को बताया कि वे उनके पी फार्म की मंजूरी नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें एक निजी व्यक्ति द्वारा प्रायोजित किया गया था। तब भक्तिवेदांत ने अधिकारी से फाइल को अपने वरिष्ठ को भेजने के लिए कहा। जब फाइल भारतीय स्टेट बैंक के सर्वोच्च व्यक्ति के पास गई तो वे व्यक्तिगत रूप से भक्तिवेदांत से मिले और कहा, स्वामी जी, मैंने आपका मामला पास कर दिया है, चिंता ना करें। श्रीमती मोरारजी के सचिव ने कुछ नए कपड़े और नई धोतियां खरीदी। भक्तिवेदांत के अनुरोध पर उन्होंने भगवान चैतन्य द्वारा लिखे गए 8 श्लोकों और श्रीमद् भागवतम के विज्ञापन वाली एक छोटी पुस्तिका की 500 प्रतियां छापी। अंततः श्रीमती मोरारजी ने 13 अगस्त 1965 को कलकत्ता से रवाना होने वाले अपने जहाज जलदूत पर उनके लिए एक स्थान निर्धारित किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वह एक ऐसे जहाज पर यात्रा करेंगे जिसके कप्तान को एक शाकाहारी और ब्राह्मण की आवश्यकताओं की समझ हो। जलदूत के प्रस्थान से लगभग 2 सप्ताह पहले वे कलकत्ता पहुंचे। हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन शहर में बिताया था, लेकिन अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कलकत्ता में सैकड़ों लोगों में से जिन्हें भक्तिवेदांत स्वामी जानते थे, उनमें से उन्होंने श्री शिशिर भट्टाचार्य से मिलने का फैसला किया, जो एक शानदार कीर्तन गायक थे जिनसे वे 1 साल पहले लखनऊ में गवर्नर हाउस में मिले थे। भक्तिवेदांत स्वामी ने उनके घर पर फ़ोन किया और उन्हें बताया कि वे कुछ दिनों में एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर जा रहे हैं। उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए और वे कुछ व्याख्यान देना चाहते हैं। श्री भट्टाचार्य न तो रिश्तेदार थे, न ही शिष्य, न ही कोई करीबी दोस्त, लेकिन वे मदद करने को तैयार थे। श्री भट्टाचार्य ने तुरंत ही मित्रों के घरों पर कुछ निजी बैठकों की व्यवस्था करनी शुरू कर दी, जहां वे गाते और फिर भक्तिवेदांत स्वामी बोलते थे। श्री भट्टाचार्य ने सोचा कि साधु के अमेरिका जाने की घटना एक महत्वपूर्ण समाचार बननी चाहिए। वे भक्तिवेदांत स्वामी के साथ कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों में गए। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, युगांतर, स्टेट्समैन और अन्य। भक्तिवेदांत स्वामी के पास केवल एक फ़ोटो थी, एक पासपोर्ट फ़ोटो, और उन्होंने समाचार पत्रों के लिए कुछ प्रतियां बनाई। श्री भट्टाचार्य यह समझाने की कोशिश करते कि स्वामी क्या करने जा रहे हैं और समाचार लेखक सुनते, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं लिखा और ना ही कुछ छापा। अंत में वे स्थानीय बंगाली दैनिक बसुमती के पास गए, जिसने भक्तिवेदांत स्वामी की तस्वीर के साथ एक छोटा लेख छापने पर सहमति जताई। अपने प्रस्थान से 1 सप्ताह पहले 6 अगस्त को भक्तिवेदांत स्वामी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि के दर्शन करने के लिए निकटवर्ती मायापुर गए। भक्तिवेदांत स्वामी अत्यंत रूप से वृद्ध थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था।
वह एक अज्ञात और संभवतः एक अप्रिय देश जा रहे थे, लेकिन वह सिंधिया कार्गो के माध्यम से श्रीमद् भागवत की 203 खंड वाले सेट ले जा रहे थे और यह पुस्तकों के विचार से उन्हें आत्मविश्वास मिला। उनकी उम्र के वैष्णव साधु कभी वृंदावन नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि मथुरा भी नहीं जाते, क्योंकि वृंदावन में मरना जीवन की पूर्णता थी और हिंदू परंपरा थी कि एक सन्यासी को समुद्र पार करके मलेच्छों की भूमि पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भक्ति वेदांत के लिए इन सब से परे उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी। अगले भाग में देखिए पश्चिम में कृष्ण चेतना का संदेश, स्वामी प्रभुपाद की अविस्मरणीय यात्रा। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे।